क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनजान सफर मौत का जाल भी बन सकता है? सोचो क्या होगा जब 200 पैसेंजर से भरी हुई एक ट्रेन पटरी से चलते हुए अचानक से गायब हो जाए और बाद में पता चले कि उसे ऐसी जगह ले जाकर हाईजैक कर लिया गया है जहां जाकर लोगों की जान तभी बचाई जा सकती थी जब हाईजैकर की शर्त मानकर उसे पूरा कर दिया जाए। उसी ट्रेन में आज सैम नेल्सन यानी कि एक ऐसा बंदा भी सफर करने वाला था जो एक समय पर सरकार का सबसे काबिल नेगोशिएटर था और उसकी नजरें सिक्योरिटी कैमरा से लेकर लोगों की बॉडी लैंग्वेज तक सब कुछ स्कैन कर लेती थी। लेकिन आज बर्लिन के इस सबवे में कुछ तो ऐसा होने वाला था जो सैम की उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। एयरपोर्ट की भीड़ में से निकलकर सैम नेल्सन बड़े सुकून से एक सबवे की तरफ जा रहा था जहां रास्ते में वो एक आदमी की मदद करता है और बिल्कुल सुकून भरे और शांत एक्सप्रेशन के साथ आगे निकल जाता है। लेकिन ये सुकून सिर्फ ऊपर ऊपर से था क्योंकि बीते कुछ समय के अंदर सैम के साथ कुछ तो ऐसी बुरी चीजें हुई थी जिसने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। खैर अभी सैम सबवे में दाखिल होने के बाद वेंडिंग मशीन से एक सोडा लेता है पर तभी अचानक से उसकी नजर ऊपर मौजूद सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है जिसे कुछ सेकंड घूरने के बाद सैम ने सोडा को बिना पिए ही पास के डस्टबिन में फेंक दिया था जैसे कि सैम को पता हो कि कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में पुलिस एक अपार्टमेंट पर रेड मारती है जहाँ पर से उन्हें अजीब से सर्किट बोर्ड और ढेर सारे फेक आईडी कार्ड्स मिलते हैं। उन्हें देखने के बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान थे और वहीं दूसरी तरफ मार्को नाम का एक बंदा उसी तरह के फेक वर्कर आईडी कार्ड को लेकर मेट्रो के सबवे के कंस्ट्रक्शन एरिया में दाखिल हो जाता है जिसका मतलब साफ था कि बर्लिन शहर के अंदर कोई बहुत ही बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है जिससे पूरा का पूरा शहर अनजान था। खैर इधर जब सैम सबवे के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वहां पर उसे मे नाम की उसकी एक पुरानी साथी मिल जाती है जिसके साथ सैम ने बस एक बार ही काम करा था और अभी मैं सैम को देखते ही उसकी तारीफ करने लग गई थी कि कैसे उसने एक एयरप्लेन को उसके हाईजैक होने के बाद संभाला था। अभी मैं की सारी बातें सुनने के बाद भी सैम उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि सैम का ध्यान कहीं और ही था। दरअसल उसके बगल में एक पाकिस्तानी आदमी खड़ा था जिसको देखकर सैम को लग रहा था कि पक्का वो कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है और सच में सैम के पास इतना ज्यादा दिमाग था कि पिछली बार उसने बिना किसी हथियार के प्लेन हाईजैक होने पर 199 पैसेंजर्स की जान बचाई थी। उसी कहानी को इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर आप लोग इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि उस कहानी का इस कहानी से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है पर जहाँ पर जरूरत होगी मैं पीछे की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बता दूंगा। खैर अभी सैम मेज से ज्यादा बात न करके आखिरी सेकंड में उस डब्बे में चढ़ जाता है जिसमें वो पाकिस्तानी बंदा चढ़ा था। लेकिन सैम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका आज का ये सफर उसकी जिंदगी को एक बार फिर से बदल कर रख देगा। अब फिलहाल के लिए तो रेल कंट्रोल सेंटर में भी सारी चीजें एकदम नॉर्मल लग रही थी जिस दौरान इंजीनियर स्टीफन टनल्स में चल रहे काम के खत्म होने का इंतजार भी कर रहा था ताकि पावर को रिस्टोर करा जा सके और ट्रेन को उसके बाद ही चलाया जा सकता था। इसके थोड़ी देर बाद सारे रूटीन चेक करके पावर को रिस्टोर कर दिया जाता है और तभी अचानक ट्रेन के अंदर में वापस से सैम के पास आकर उसका सर खाने लगती है जिस दौरान वो बेफालतू में सैम को उसकी बर्लिन में चल रही जिंदगी के बारे में बता रही थी। पर सैम की नजर अभी भी लगातार उसी पाकिस्तानी आदमी पर होती है क्योंकि उस समय पर वो आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ और नर्वस लग रहा था। अब वैसे सिर्फ वो आदमी ही नहीं बल्कि ट्रेन का लोको पायलट भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था जैसे कि कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है और लोको पायलट को भी उस बारे में पहले से पता है। अभी ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकते ही वो पाकिस्तानी आदमी भागकर ट्रेन से बाहर निकलता है और सेम ट्रेन के दूसरे डब्बे में चढ़ जाता है। ये देखकर सैम भी उसके पीछे चला गया था और उसे पूरा यकीन था कि उस आदमी के बैग में कुछ न कुछ तो बहुत ही गलत है। इसीलिए नए डब्बे के अंदर सैम की नजर जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर पड़ती है वैसे ही वो उस पाकिस्तानी आदमी के पास जाकर कहता है कि कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना और मुझे तुरंत के तुरंत दिखाओ कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है। सैम ने ये सारी चीजें जानबूझकर तेज आवाज में कही थी जिस वजह से डब्बे का माहौल गर्म हो जाता है और पुलिस वाले भी तुरंत ही बीच में आ जाते हैं और सैम उन्हें सब कुछ बताकर उस आदमी से पूछताछ करने के लिए कहता है। उस दौरान वो आदमी पुलिस वालों से कह रहा था कि वो कुछ भी गलत करने के इरादे से नहीं आया है लेकिन अगले स्टेशन पर पुलिस वाले उसको पकड़कर ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं जिस दौरान वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक पुलिस वाला उसको पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उससे गन पॉइंट पर लेते हुए उससे उसका बैग चेक करवाने को कहता है। लेकिन जब वो बैग खोला जाता है तो सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वो आदमी असल में कुछ समय पहले ही पाकिस्तान से बर्लिन में आया था और रहने की किसी जगह की तलाश कर रहा था और उसकी परेशानी का कारण भी यही था। उसके बैग में उसके डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता इसीलिए पुलिस वाले उससे माफी मांगकर उसको वहाँ पर से जाने देते हैं। अब क्या सैम से इतनी बड़ी गलती हो गई थी या फिर माजरा कुछ और ही था? खैर अब इसके अगले पल ही ट्रेन का ड्राइवर ऑटो कंट्रोल रूम से वॉशरूम ब्रेक मांगता है पर उस दौरान उसके चेहरे पर आ रहा पसीना कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। स्टेशन के बाथरूम में जाकर वो एक अनजान नंबर पर एक वॉइसमेल भेजता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता पर उसने ये मैसेज किसी और क्यों करा था इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता।
उसकी इस टेंशन को सैम ने भी देख लिया था, इसीलिए ऑटो के वापस आ जाने के बाद भी सैम उसके ऊपर लगातार नजर बनाकर रखता है। अब ऑटो के ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद उसके हाथ कांपने लग गए थे और साथ ही अब ट्रेन एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी थी जहाँ पर से वापसी नामुमकिन थी। अभी कंट्रोल रूम वालों को ऑटो से बात करके उसके अजीब बिहेवियर के बारे में अंदाजा लग जाता है और जब उन्हें लगता है कि शायद ऑटो की तबीयत खराब है तो ऑटो को रिप्लेस करने की तैयारी में लग जाते हैं और अगले स्टेशन पर एक दूसरे लोको पायलट को भेजते हैं ताकि ऑटो वहां पर उतरकर छुट्टी पर जा सके और ट्रेन को कोई दूसरा लोको पायलट कंट्रोल करे। लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऑटो का दिमाग जवाब दे चुका है और अब वो किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला। कैरिबिस के अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही जैसे ही ऑटो को पता चलता है कि वहां किसी और लोको पायलट को ट्रेन चलाने के लिए भेजा जाने वाला है, वैसे ही ऑटो दरवाजा खोलने से मना कर देता है और फुल स्पीड में ट्रेन को आगे की तरफ भगा लेता है। इससे वो पैसेंजर्स काफी ज्यादा हैरान थे जिन्हें उस स्टेशन पर उतरना था और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दरवाजा खोले बिना ही लोको पायलट ने ट्रेन को क्यों भगा लिया। इस दौरान जॉर्ज नाम का लड़का तो बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और इमरजेंसी ब्रेक खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पर इसका भी कोई असर नहीं होता और वो एक बेकाबू रफ्तार से मौत की तरफ भागने लगती है। तभी सैम वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सैम अपने पास मौजूद एक मास्टर की से जबरदस्ती लोको पायलट कैबिन को खोलकर उसके अंदर घुस जाता है, जिस दौरान ऑटो वहां पर पसीने में लथपथ और डरा हुआ बैठा था कि तभी सैम कंट्रोल संभालते हुए ट्रेन की स्पीड को कम करता है। पर अभी उन्हें ये बात पता नहीं होती कि टनल के अंधेरे में कोई बैठा है जो पटरी बदलने के इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और ये वही मार्को था जो फेक आईडी लेकर कंस्ट्रक्शन एरिया में घुस गया था। अभी मार्को पटरी को चेंज करके ट्रेन का रास्ता बदल देता है और ट्रेन एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। ये देखकर ऑटो डरते हुए सैम से कहता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जिसके बारे में तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ऑटो की बातें सुनने के बाद भी सैम पूरी तरह से शांत था, जैसे उसे खुद भी इस सब के बारे में पहले से पता हो। वो अभी ऑटो की आंखों में आंखें डालकर ऐसा सच कहता है जो कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। सैम उसे बताता है कि मैं ही इस ट्रेन को हाईजैक कर रहा हूँ और इसी पल से तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर तो ऑटो के होश उड़ जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और सैम ने ट्रेन को हाईजैक क्यों करा था। ये सारे सवाल ऑटो के दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। इधर कंट्रोल रूम में ऑटो की कंट्रोलिंग होस्ट क्लारा और उसका मैनेजर एडवर्ड काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि एक तो ऑटो ने कॉल कनेक्शन तोड़ दिया था और साथ ही उसकी ट्रेन मैप से भी गायब हो चुकी थी जिसकी करंट लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। इसी वजह से एडवर्ड एक बार वापस से क्लारा से कॉल को कनेक्ट करवाता है, जिस दौरान क्लारा की बात सैम से होती है और सैम उससे साफ कह देता है कि ट्रेन अब मेरे कब्जे में है और अगर तुम्हें ट्रेन में मौजूद 200 लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें बिली ब्राउन को ढूंढकर उसको मेरे हवाले करना पड़ेगा। अब बिली ब्राउन असल में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी था जिसको छुड़वाने के लिए ही पिछले पार्ट में प्लेन हाईजैक करा गया था और सरकार को मजबूरन उसे छोड़ना भी पड़ा था। उस वक्त पर अपने एक साथी को जान से मारने के बाद बिली गायब हो चुका था और सैम तब से उसे किसी बहुत ही खास वजह से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसने जर्मनी के इस मेट्रो को हाईजैक भी इसी वजह से करा था क्योंकि उसका मानना था कि बिली जर्मनी में है और जर्मनी की सरकार को उसकी लोकेशन के बारे में भी पता है। अभी अपनी शर्तें बताने के बाद सैम कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। वहीं सैम की एक दोस्त ओलिविया भी उसके लिए काफी समय से बिली को ढूंढने में लगी हुई थी। उसी मामले के बारे में बात करने के लिए वो आर्लॉन नाम के एक ऑफिसर के पास आई होती है, जिस दौरान ओलिविया की बातें सुनने के बाद आर्लॉन को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से बिली के जर्मनी में होने के चांसेस ना के बराबर थे। तब ओलिविया उसको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें बिली को जर्मनी के एक डॉक पर साफ साफ देखा जा सकता था, जिसको देखने के बाद आर्नोल्ड बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वहीं सैम के बारे में जानने के लिए जर्मनी की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी और उन्हें बस यही बात पता चली होती है कि सैम एक ब्रिटिश नागरिक है। इसी वजह से तुरंत ही वो इस बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस को बताते हैं और वहीं मेट्रो मैनेजर एडवर्ड ट्रेन की लोकेशन के बारे में पता करने के लिए पूरी कोशिश में लगा होता है। लेकिन सैम ने तो इन सब चीजों का प्लान पहले से ही बना लिया था और उसने ट्रेन को मार्को से एक ऐसी लोकेशन पर भिजवाया था जहां पर से आगे जाने का रास्ता तो होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से आगे के सभी मेट्रो स्टेशन बंद थे और अभी ट्रेन के जीपीएस डिवाइस के बंद होने की वजह से ट्रेन की लोकेशन को भी ट्रैक नहीं करा जा सकता था। अब वैसे सैम बिली के साथ क्या करने वाला था ये बात अभी तक भी एक राज थी। दूसरी तरफ क्लारा को ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो सैम से कांटेक्ट बनाए रखे क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम था और सरकार के एक छोटी सी गलती करने की वजह से 200 मासूम लोगों की जाने जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर मौजूद लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि पहले एक तो ट्रेन अपने स्टेशन पर रुक नहीं रही थी और अब अचानक से एक सुनसान टनल में आकर रुक गई थी। उस दौरान जॉर्ज एक बोगी के अंदर अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जो देखकर कॉलिन नाम का एक आदमी उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिन के खुद के चेहरे के ऊपर भी डर साफ दिख रहा था। खैर सैम को भी इस बारे में पहले से अंदाजा था कि इतनी अजीबोगरीब चीजें होने की वजह से पैसेंजर्स काफी ज्यादा घबरा गए होंगे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि पैसेंजर को ट्रेन के हाईजैक होने के बारे में कुछ भी पता चले।
इसी वजह से वो ऑटो को ऑर्डर देता है कि वो पैसेंजर्स को अनाउंस करके ये कहे कि सब कुछ ठीक है और सबको ये दिखाए कि ये सारी चीजें किसी टेक्निकल इशू या फिर ट्रेन में छोटी सी खराबी की वजह से हो रही हैं। इसी वजह से अब ऑटो को माइक पर झूठ बोलना पड़ता है कि ये सब सिर्फ रूटीन सर्विस इशू है, लेकिन अब लोगों का सबर जवाब दे रहा था। तभी अचानक से एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ट्रेन को चालू करने की कोशिश करने पर इमरजेंसी ब्रेक का अलार्म बजने लग गया था और उसको सही करने के लिए ऑटो को उस बोगी में जाकर इमरजेंसी ब्रेक को रिलीज करना पड़ेगा जहाँ पर जॉर्ज ने घबराहट में चेन खींची थी। इसलिए अभी सैम ऑटो को कैबिन से बाहर भेजता है और उससे साफ कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी उस डब्बे में जाने पर किसी को भी ट्रेन में चल रही चीजों के बारे में पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 200 लोगों की जान जाने का सारा जिम्मा तुम्हारे सर पर होगा। अभी ऑटो को ना चाहते हुए भी सैम की ये बात भी माननी पड़ गई थी, पर क्या ऑटो के उस डब्बे में जाने पर उसकी घबराहट लोगों की नजरों से बच पाएगी? अभी ऑटो के उस डब्बे में पहुंचते ही वहां मौजूद यात्री उसके सर पर एक चोट का निशान देख लेते हैं, जिस दौरान ऑटो के कुछ ना बोलने के बाद भी यात्रियों ने उसके ऊपर सवालों की बौछार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ऑटो के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इसी बीच कंट्रोल रूम से क्लारा एक बार वापस से ट्रेन से कांटेक्ट करती है, जिस दौरान सैम कोई भी जवाब ना देके ऑटो के आने का इंतजार कर रहा था और क्लारा बार बार अनाउंस कर रही थी कि पुलिस चीफ एडा विंटर हमारे साथ हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। इस पर भी सैम कोई भी जवाब न देके पहले ऑटो को पैसेंजर्स के बीच में से निकालने चाहता है, जहां पर जाकर उसने सबके सामने ये बोल दिया था कि कंट्रोल रूम से आपसे कोई बात करना चाहता है। इन्हीं बातों के दौरान ऑटो और सैम पैसेंजर्स को ये भी दिखा रहे थे कि ऑटो के सर पर वो चोट ट्रेन के बेकाबू हो जाने के बाद उसको रोकने की कोशिश में लगी थी। इस पर सभी यात्रियों को विश्वास भी हो जाता है और फिर ऑटो सैम को उसके घाव पर दवाई लगाने के बहाने से अपने साथ अपने कैबिन में लेकर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद सैम ने चीफ ऑफ पुलिस विंटर से बात करते हुए उसे बिली ब्राउन को ढूंढने के लिए कह दिया था, और अब अगर सैम के पास इस बात का प्रूफ जल्दी ही नहीं आता कि बिली जर्मनी की सरकार के पास है, तो वो एक एक करके सभी यात्रियों को मारना शुरू कर देता। ये बात सुनने के बाद विंटर ने घबराते हुए तुरंत ही अपनी टीम से बिली ब्राउन को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कह दिया था, और साथ ही अब वो ट्रेन की लोकेशन को ढूंढने के बाद सैम को पकड़ने और 200 यात्रियों को सही सलामत बचाने के प्लान के बारे में भी सोचने लग गई थी। वहीं सैम ऑटो से ट्रेन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाने के लिए कहता है, जो करते हुए ऑटो और ज्यादा डर रहा था। इसीलिए वो सैम से बार बार पूछने लगता है कि ये सब खत्म कब होगा। इस पर सैम उससे साफ कहता है कि ज्यादा बकबक मत करो, क्योंकि तुमने इस काम को करने के लिए बहुत मोटा पैसा लिया है। इसका मतलब ऑटो कोई मासूम ड्राइवर नहीं बल्कि इस साजिश का एक हिस्सा था, और उसी वजह से उसे इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था। इधर लंदन शहर में शहर से दूर सैम की बीवी मार्शा एक रिमोट कैबिन में रह रही थी, और अभी तक उसने किसी वजह से पिछले सीजन वाले अपने नए बॉयफ्रेंड डैनियल से भी अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था। पर तभी अचानक मार्शा के घर में एक फ्लावर का बुके आता है, जिसको देखने के बाद मार्शा दंग रह गई थी, क्योंकि दरअसल आज सैम और उसकी एनिवर्सरी थी और ये फ्लावर सैम ने ही उसके लिए भेजे थे। लेकिन मार्शा ने तो सैम को कभी अपने इस वाले घर के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इस बारे में वो तुरंत ही कॉल करके डैनियल को बताती है, जो सुनने के बाद डैनियल के भी पसीने छूटने लग गए थे। इधर दूसरी तरफ बर्लिन में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर पीटर फेबर जैसे ही इस हैजे की खबर सुनता है, तो वो तुरंत ही विंटर की मदद करने के लिए कंट्रोल सेंटर पहुंच जाता है। मगर अफसोस की बात तो ये थी कि फेबर के पास भी बिली को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं होती। उसी बीच मार्को के घर में रेड मारने वाले ऑफिसर बैक को मार्को के घर से बॉम्ब बनाने का ढेर सारा सामान मिलता है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से दंग रह गया था। और साथ ही वहाँ पर एक फोन भी पड़ा था, जिसे देखकर बैक जैसे ही उसके लास्ट नंबर को डायल करता है, तो घंटी एक होटल के एक कमरे में पड़े फोन में बजती है, जिस फोन को किस्मत से क्लीनिंग स्टाफ ने उठा लिया था। लेकिन वो फोन किसका था, इस बारे में अभी किसी को भी पता नहीं होता। इसी वक्त कंट्रोल सेंटर में क्लारा अपनी मेहनत से ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेती है, जो फिलहाल के लिए पुराने अंधेरे वाले मेंटेनेंस टनल के अंदर दौड़ रही थी, जिस बारे में जानकर विंटर दिमाग लगाती है और सैम को रोकने के लिए एक दूसरी ट्रेन को अगले स्टेशन की पटरी पर खड़ी करवा देती है। लेकिन आप तो जानते हैं कि सैम को धोखा देना नामुमकिन था। उसे विंटर की इस चाल के बारे में तुरंत ही समझ में आ गया था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा शोले की तरफ फट पड़ता है और वो विंटर को सीधा धमकी देते हुए कहता है कि अगर रास्ता तुरंत साफ नहीं हुआ तो वो एक एक करके पैसेंजर को मारना शुरू कर देगा। इस पर विंटर उससे ऐसा न करने की दरख्वास्त करती है, पर अब तक सैम का दिल पत्थर बन चुका था। तभी फ्रेडी नाम का एक पैसेंजर जबरदस्ती लोको पायलट के कैबिन में घुसने की कोशिश करने लग जाता है, जिस दौरान ऑटो उसे बहला फुसला कर भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फ्रेडी उसकी बात को नहीं मानता, जिससे गुस्से में आकर सैम उसे अंदर खींचते हुए बहुत ही बुरी तरह से डराता है और उसे कैबिन के अंदर ही बांध देता है। इधर बाकी पैसेंजर को कानो कान बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अंदर मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला है। अब इसी बीच विंटर ने पीछे हटने की जगह स्पेशल फोर्सेस को टनल में जाने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि वहां पर सैम के आते ही उसको जान से मारा जा सके। लेकिन जल्दी ही सैम को इस बारे में पता चल जाता है और अब वो तुरंत ही फ्रेडी के हाथ में एक बॉम्ब वाला ब्रीफकेस थमाकर उसे अगले प्लेटफॉर्म तक पैदल जाने के लिए कहता है, ताकि विंटर और उसके साथ ही फ्रेडी को सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख सके और उन्हें फ्रेडी की जान बचाने के लिए स्पेशल फोर्सेस को वापस बुलाना पड़े।
अभी सैम खुद भी पास में ही मौजूद एक खाली स्टेशन के कंट्रोल सेंटर में जाकर बैठ जाता है, जहां मौजूद मॉनिटर से वो फोर्सेस की हर एक हरकत के ऊपर नजर रख रहा था और उसने विंटर को आखिरी बार फोन भी कर दिया था कि अब अगर उसकी फोर्सेस में से कोई भी आगे बढ़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्या विंटर इस बार डर जाएगी या सैम का अगला कदम पूरे जर्मनी को हिलाकर रख देगा? अब फिलहाल के लिए फ्रेडी अभी उस ब्रीफकेस को हाथ में थामे मौत का इंतजार कर रहा था और पूरी सरकार सैम के बारे में कुछ भी पता न होने की वजह से धर्म संकट में फंसी थी। तभी कंट्रोल रूम में ओलिविया की एंट्री होती है, जिसे न्यूज देखकर एक पल में समझ आ गया था कि इस पूरे कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सैम नेल्सन है। दरअसल पिछले सीजन में जब सैम की वजह से बिली का प्लान फेल हुआ था तो बदला लेने के लिए बिली ने सैम के मासूम बेटे काय को जान से मरवा दिया था और यही रीजन था कि सैम किसी भी हालत में बिली को चाहता था। ओलिविया ये सारा सच विंटर के सामने उगल देती है और अब जैसा कि विंटर को सैम का नाम पता चल चुका था, इसीलिए वो सैम को काबू करने के लिए रेडियो पर उसका नाम लेकर बात करने की कोशिश करती है, जिस दौरान अपना नाम सुनते ही सैम के पांव तले जमीन तो खिसक गई थी, पर वो किसी भी हालत में अपने मिशन से नहीं भटकने वाला था। वो विंटर को डराने के लिए रेडियो पर काउंटडाउन शुरू कर देता है, लेकिन अब विंटर को लग रहा था कि खेल की पूरी बाजी उसके हाथ में आ चुकी है, इसीलिए अब ना चाहते हुए भी सैम को वो करना पड़ता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता था। काउंटडाउन के खत्म होते ही सैम एक डेटोनेटर का बटन दबा देता है, जिससे एक कान फाड़ू धमाका होता है और बिली की मौत के साथ साथ सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो जाते हैं। इससे विंटर और कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के दिमाग के तोते उड़ चुके थे, जिस दौरान कंट्रोल सेंटर का एक स्टाफ मेंबर मैक्स तुरंत ही इस खबर को मीडिया में लीक कर देता है, जो खबर आग की तरह फैल गई थी। इधर सैम वापस से कैबिन में पहुंचता है, जहां पर ऑटो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। तब सैम उसकी आंखों में आंखें डालकर बस इतना कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, और इतना बोलते ही उसने विंटर पर प्रेशर और बढ़ा दिया था कि किसी भी हालत में तुम्हें अगले 30 मिनट के अंदर अंदर रास्ते को साफ करना होगा, और उसी 30 मिनट के अंदर मुझे बिली के जिंदा होने का सबूत नहीं मिला तो इस बार कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनते ही विंटर इस बार सैम से ज्यादा बहसबाजी नहीं करती और डर के मारे हाँ कह देती है, पर वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो पूरे जर्मनी में बिली को कहां से ढूंढ कर लाएगी। खैर अभी फिलहाल के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रेन का रास्ता खाली करा दिया जाता है और सैम के कहने पर ऑटो एक बार वापस से ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। उसी दौरान सैम ऑटो से पैसेंजर को एक और झूठ बोलने के लिए कहता है कि आगे वाले डिब्बों में आग लगने की संभावना है, इसलिए आप सभी लोग पीछे वाले डब्बे में चले जाएं। तब ऑटो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और सभी लोगों के पीछे जाने के बाद सैम अचानक से ट्रेन को रुकवाता है और नीचे उतरकर कुछ ही देर में फ्रेडी को सही सलामत उठाकर ट्रेन के अंदर लेकर आ जाता है। अब ब्रीफकेस में धमाका होने के बाद फ्रेडी जिंदा कैसे बचा, और अगर फ्रेडी जिंदा है तो उस ब्रीफकेस के अंदर आखिरकार था क्या? असल में वो धमाका सिर्फ एक सोचा समझा दिखावा था ताकि सैम पुलिस वालों से रास्ते को खाली कराकर उन्हें डरा सके। इधर कमांड सेंटर में ओलिविया सैम का पूरा कच्चा चिट्टा खोल कर रख देती है, जिस दौरान उसने विंटर और उसके साथियों को बता दिया था कि सैम कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि लंदन का एक बहुत ही बड़ा वकील होने के साथ साथ एक बहुत ही कमाल का नेगोशिएटर भी है, जिसने पिछले हादसे में कई लोगों की जान बिना हथियार के बचाई थी। उसके कुछ समय बाद ही उसके बेटे की मौत हो गई थी और सैम को कुछ महीनों पहले पता चला था कि उसके बेटे को बिली ने जान से मारा है, जिसके बारे में वो पुलिस वालों को यकीन दिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। ये सब जानने के बाद क्लारा हिम्मत जुटाकर फेबर के सामने सैम से बात करती है, जिस दौरान वो सैम के बेटे काय के नाम पर सैम से ये सारी चीजें बंद करने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन सैम जल्दी ही इस बात को समझ गया था कि उससे ये सारी चीजें कोई और बुलवा रहा है, इसलिए अब वो डायरेक्ट फेबर से बात करने की डिमांड रखता है, जिस दौरान फेबर भी उसे ये सब बंद करने के लिए काफी ज्यादा समझा रहा था, लेकिन सैम के हिसाब से वो एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ पर से वापसी नामुमकिन थी। वहीं दूसरी तरफ विंटर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि बिली जर्मनी में होगा, इसीलिए ओलिविया उसको भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें बिली को जर्मनी के एक डॉक में देखा गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके बाद से ही बिली गायब होता है। अब आगे जब विंटर इस बारे में थोड़ी सी और छानबीन करती है तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक सच आता है। दरअसल बिली के जर्मनी पहुंचने के बाद उसकी सारी फुटेज को ब्रिटिश इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर ने डिलीट करवा दिया था, जिसकी वजह से विंटर का शक अब सीधा फेबर के ऊपर चला जाता है। और जैसा कि अब 30 मिनट पूरे होने में बहुत कम समय बचा था, इसीलिए वो बिना डरे फेबर के पास जाकर उससे सारी चीजें सच बताने के लिए कहती है, और फेबर को भी हार मानकर बताना पड़ता है कि बिली इतना बड़ा मुजरिम था कि उसे जर्मनी की सरकार के हवाले नहीं किया जा सकता था, इसीलिए फिलहाल उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है ताकि कुछ दिनों बाद उसे लंदन में वापस भेजा जा सके। ये सुनने के बाद विंटर तुरंत ही फेबर को ऑर्डर देकर बिली की अभी की फोटो मंगवाती है और फेबर को ना चाहते हुए भी ये खतरनाक कदम उठाना पड़ता है। वहीं ट्रेन के अंदर अब यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा था और न्यूज में एक बहुत ही बड़े आतंकवादी हमले की खबर चल रही थी। इससे यात्रियों को इस बात का शक भी होने लग जाता है कि कहीं आतंकवादियों के निशाने पर उनकी ट्रेन ही तो नहीं है। इस घबराहट में ल्यूकस नाम का एक यात्री सीधा ऑटो के कैबिन में पहुंच जाता है,
जहाँ पर सैम ने उससे बड़ी होशियारी से बात करके उसे सब कुछ नॉर्मल होने का यकीन दिलवाकर वापस भेज दिया था। लेकिन सैम ऐसा कब तक कर पाएगा। खैर तभी अचानक से क्लारा सैम से कांटेक्ट करके उसे कंफर्म करती है कि वो सही था, बिली सच में बर्लिन में ही मौजूद है, जो बोलकर वो ड्राइवर के नंबर पर बिली की एक फोटो भेज देती है। और अब सैम को लगता है कि शायद अब दुश्मनी खत्म होने वाली थी, पर उसी पर ड्राइवर के फोन पर एक और मैसेज आता है, जिससे सैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में सैम की बीवी मार्शा की अभी की फोटो थी और नीचे लिखा था कि बिली को ट्रेन के अंदर लेकर आओ वरना मार्शा मारी जाएगी। इसका मतलब साफ था कि सैम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, उसे एक बहुत ही बड़े जाल में फंसाकर ये सब करने के लिए मजबूर करा गया था। और अगर सैम उनकी बात नहीं मानता तो उसके बेटे की तरह मार्शा की जान भी चली जाती। इसलिए सैम अब विंटर से बिली को उसके पास लाने की जिद करने लग जाता है, जिस दौरान विंटर उसे समझाती है कि वो न्यूज पर सैम के सामने बिली को सजा दिलवाएगी और सैम पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, जिसके बदले में सैम को बस हाईजैकिंग को यहीं रोकना है। लेकिन सैम, जो अपनों की जान बचाने के लिए मजबूर था, इस डील को लात मार देता है और चिल्लाते हुए बिली को उसके हवाले करने के लिए कहता है। फ्रेडी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सैम से पूछता है कि वो इतनी अच्छी डील को क्यों ठुकरा रहा है। ये सुनने के बाद सैम फ्रेडी और ऑटो के सामने सारी सच्चाई उगलते हुए बताता है कि मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। जिन लोगों ने मेरे बेटे काय को मारा था वही अब मार्शा के पीछे हैं, और अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी तो वो मार्शा को भी जान से मार देंगे। इधर अपने घर के पास मार्शा को भी किसी खतरे का एहसास हो चुका था और अभी उसके घर से थोड़ा सा दूर एक एसयूवी खड़ी हुई थी, जिससे डरने की जगह मार्शा एक कुल्हाड़ी उठाकर उस एसयूवी के पास जाकर उस पर टूट पड़ती है और गाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। पर तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकलकर मार्शा को दबोच लेता है और मार्शा से उसकी बातें मानने के लिए कहता है, वरना मार्शा की जान खतरे में पड़ जाती। फिर इधर ट्रेन की पावर एक बार वापस से चली गई थी, जो देखकर सैम और ऑटो ट्रेन से नीचे उतरकर बाहर चेकिंग करने के लिए जाते हैं। और तभी अचानक सैम और ऑटो ट्रेन के नीचे कुछ तो ऐसा देखते हैं, जिसे देखने के बाद उन दोनों के होश पूरी तरह से उड़ गए थे। ट्रेन के नीचे भारी मात्रा में बॉम्ब फिट करे गए थे, जिसका डेटोनेटर किसके पास था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए अभी उस मौत के सामान को देखकर ऑटो बुरी तरह से दहशत में आके वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस चलती फिरती कब्र के ऊपर वापस नहीं चढ़ना चाहता था। लेकिन क्या सैम ऑटो को जाने देगा या बॉम्ब्स के फटने से पहले कोई नया रास्ता निकालेगा? खैर इसी बीच विंटर और उसके सोल्जर्स को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि सैम ने उस सूटकेस के अंदर सिर्फ एक फ्लैश बॉम्ब फोड़ा था और उस धमाके का मकसद सिर्फ विंटर और उसके साथियों को चकमा देना था, ताकि उस बीच में सैम कंट्रोल सेंटर से सीसीटीवी के सर्किट्स को उड़ा सके और बाद में सबको ऐसा लगे कि फ्रेडी मारा जा चुका है। अपने ही जाल में फंसने की वजह से विंटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वहीं सैम अब तक ऑटो को धमकाकर वापस से कैबिन में लेकर आ जाता है, जहां पर पहुंचते ही उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि जिस फ्रेडी को सैम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से बचाया था, अब सच में उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया था। इसकी वजह से सैम को समझते देर नहीं लगती कि इस ट्रेन में उसके अलावा भी कोई और है जिसे इस खूनी मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। इसकी वजह से सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें पहले ही नहीं करना चाहता था और अब वो एक मासूम की जान बचाने में भी नाकाम रहा। तभी पेपर खुद ही उस टनल के अंदर ट्रेन से थोड़ा दूर पहुंचकर स्पीकर से सैम से सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, पर सैम तो अब किसी की भी नहीं सुनने वाला था। उसने रेडियो पर साफ बता दिया था कि ट्रेन में बॉम्ब्स लगे हैं और अब अगर जल्दी ही ट्रेन की पावर को ऑन नहीं करा गया तो जल्दी ही ट्रेन में मौजूद एक एक इंसान मारा जाएगा। इस बात पर शुरुआत में तो फेबर और उसके साथियों को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब सैम उनके हवाले फ्रेडी की लाश करता है तो सबकी पटके 4 से 64 हो जाती है और फेबर भी तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहाँ पर से निकलकर ट्रेन की पावर को शुरू भी करवा देता है। ट्रेन अब उस स्टेशन से आगे बढ़ने लग गई थी और यात्री स्टेशन पर फ्रेडी की लाश को देखकर समझ गए थे कि वो आतंकी हमला पक्का ट्रेन पर हुआ है और बदकिस्मती से वो ट्रेन उनकी ही है। इससे पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच चुकी थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये किला मौत के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां पर से बच निकल पाना नामुमकिन है। क्या सैम सबको बचा पाएगा? सैम के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था। अभी वो बिना वक्त गवाए क्लारा से बिली को उसके पास लाने के लिए कहता है, लेकिन विंटर की असिस्टेंट को लग रहा था कि बिली के ट्रेन में सैम के पास पहुंच जाने के बाद भी किसी की जान नहीं बचेगी। इसके बावजूद विंटर इस बार चुपचाप सैम की बात को मानकर फेबर से बिली को उस जगह पर भेजने के लिए कहती है जहां पर से उसे ट्रेन में चढ़ाया जाने वाला था। तब बिली के आने के बारे में क्लारा ने सैम को भी बता दिया था और सैम ने भी साफ कह दिया था कि इस बार कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद सैम पैसेंजर्स को अनाउंस करके बता देता है कि ट्रेन अब उसके कब्जे में है और इसमें बॉम्ब लगे हैं, इसीलिए अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश करी तो सबके सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सबकी बुरी तरह फट चुकी थी और उन्हें अफसोस हो रहा था कि आज वो इस ट्रेन में आई ही क्यों।
अब वैसे दोस्तों, ऐसे खतरनाक हाईजैकर से लोगों को बचाना और हाईजैकर्स को कुत्तों की तरह मारना सिर्फ मेरा ही सपना था, या फिर स्कूल टाइम में क्लास में बैठकर आप लोग भी यही सोचा करते थे कि काश अभी इसी वक्त स्कूल हाईजैक हो जाए और फिर मैं बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह उन हाईजैकर्स के ऊपर टूट पड़ूं और सभी लोगों की जान बचाने के बाद पूरी दुनिया की नजरों में एक असली हीरो बन जाऊं। मेरे अलावा जो जो भी इन चीजों को इमेजिन करा करता था, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना कि स्कूल पर हमला होने पर आप लोग हाईजैकर्स को कैसे संभालते। खैर अभी उसी समय फ्रेडी की मौत से टूट चुका ऑटो सैम से भिड़ जाता है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तब सैम उसे समझाता है कि फ्रेडी को उन्होंने नहीं मारा और अगर उन्हें असली कातिल मिल जाए तो शायद सबको बचाया जा सकता है। वहीं फेबर विंटर के सामने बिली को लाने के लिए मान तो गया था, लेकिन बिली के पास पहुंचकर वो उसे अपने साथ लंदन ले जाने की कोशिश करने लग जाता है। पर उसके उस जगह पर से निकलने से पहले ही वहां पर एक जर्मन ऑफिसर अपने साथियों के साथ पहुंच गया था, जो बिली को फेबर के सामने अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने काफिले के साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लग जाता है, जबकि फेबर उस दौरान रोड पर अकेला खड़ा खड़ा उनका मुंह ताकता रह गया था। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर सैम को लोको पायलट केबिन में मौजूद पेन ड्राइव के बारे में पता चलता है, जिसमें केबिन की सारी फुटेज रिकॉर्ड होती थी, जिसके बारे में जानने के बाद सैम को समझ आ गया था कि उसके अंदर फ्रेडी के कातिल की शक्ल भी आई होगी। पर तब ऑटो उसको बताता है कि पेन ड्राइव को बस कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से एक्सेस करा जा सकता था। उस दौरान सैम को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि वो उस पेन ड्राइव को विंटर तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि वो रेडियो पर सच्चाई नहीं बता सकता था कि उसे ये सारे काम मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, और जब तक वो इस बारे में नहीं बताता तब तक विंटर को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसी वजह से फिलहाल के लिए सैम सभी पैसेंजर के पास जाता है, जिस दौरान कुछ लोग सैम की वीडियो बनाने लग गए थे, जिससे गुस्से में आकर सैम सबके फोन्स को चलती ट्रेन से बाहर फेंकवा देता है। और अभी मैं तो सैम के इस रूप को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी। इसके बाद सैम ने सबसे बातें करते हुए उन्हें ये बात भी बता दी थी कि उसने फ्रेडी को जान से नहीं मारा है। इसके अलावा उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन सब लोग समझ गए थे कि उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है। इससे यात्रियों में तनाव बढ़ता ही जा रहा था और तभी अचानक टीमो नाम के एक यात्री के 1 साल के बेटे बेंजी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिसको जल्दी इलाज न मिलने पर उसकी मौत हो जाती। उस दौरान किस्मत से ट्रेन में एक डॉक्टर भी थी, जो फिलहाल के लिए उस बच्चे का ध्यान रखने लग गई थी, मगर उसका कहना था कि बच्चे की जान बचाने के लिए उन्हें 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर सैम जल्दी से कैबिन में वापस आकर क्लारा से बात करते हुए कहता है कि अगर वो अगले स्टेशन के टनल में उस बच्चे की मां को पहुंचा दे तो सैम उस बच्चे की जान को बचा सकता है, लेकिन इसके अलावा वो किसी और को ट्रेन से नहीं उतरने देने वाला था। जो सुनकर क्लारा और विंटर इस पर मान जाती हैं और विंटर की टीम जल्दी ही उस बच्चे की मां को ढूंढकर उसकी फोटो सैम को भेजती है, और तब सैम भी उस फोटो को टीमो को दिखाकर कंफर्म कर लेता है कि वो फोटो सच में टीमो की वाइफ की ही थी। दूसरी तरफ ऑफिसर बैक सैम की सुबह से लेकर अब तक की सभी एक्टिविटीज को सीसीटीवी कैमरा में देखने लग गया था, जिससे उसे उस सोडा कैन के बारे में पता चलता है जिसे सैम ने बिना पिए ही डस्टबिन में फेंक दिया था। उसे देखकर बैक समझ जाता है कि पक्का ये सैम का कोई इशारा है, इसीलिए वो अपने एक साथी के साथ उस सोडा कैन को जाकर डस्टबिन से निकालता है। इधर लंदन में मार्शा अपने ऊपर नजर रखने वाले उस आदमी जिसका नाम निक था, उसकी बातें सुनकर चुपचाप अपने घर में आ गई थी। दरअसल डैनियल को उन फ्लावर्स के बारे में पता चलने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि हो सकता है कि मार्शा की जान खतरे में हो, और इसी वजह से उसने निक को मार्शा की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। फिलहाल के लिए निक डैनियल को बता रहा था कि मार्शा ने गुस्से में उसे गलत आदमी समझकर उसकी गाड़ी तोड़ दी है। इस पर डैनियल उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कर कॉल को काट देता है, लेकिन इसके अगले ही पल वहाँ पर एक हंटर का जोड़ा आकर निक को जान से मार देता है, जिसे असल में उस आदमी ने भेजा था जिसने सैम को ब्लैकमेल करके ट्रेन को हाईजैक करवाया था। दूसरी तरफ बर्लिन में विंटर ने फैसला कर लिया था कि वो बिली को ट्रेन में बर्गमैनस्टाशा नाम के स्टेशन पर चढ़ाएगी, क्योंकि वहाँ ना कैमरास थे ना पैसेंजर्स, सिर्फ उस स्टेशन पर वो सन्नाटा था जो इस तरह की डील के लिए जरूरी था। इस पर सैम भी मान जाता है, पर सबसे पहले उसे उस बीमार बच्चे बेंजी की जान बचानी थी, जिसके लिए उसे अगले स्टेशन पर बेंजी को उसकी मां को सौंपना था। और रही बात बर्गमैनस्टाशा स्टेशन की, तो वहाँ पर मेट्रो को पहुँचने में काफी समय लगने वाला था। अभी सैम टीमो को इस बारे में बताने के लिए जाता है, जिस दौरान उस बच्चे की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। जिस अफरा तफरी के बीच में मे की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी नजर लगातार आगे वाले डब्बे पर बनी हुई थी, जो देखकर मैं उस डब्बे के अंदर छानबीन करने के लिए चली जाती है, जिस दौरान उसे उस डब्बे के अंदर खून के निशान मिलते हैं। और तभी उसे उस आदमी की सच्चाई के बारे में पता चलता है, जो असल में एक ट्रक डीलर पैसेंजर था, और वो ट्रेन में अपना बहुत सारा ड्रग छुपाकर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे को फ्रेडी को मारने वाला इंसान भी वही लगने लग गया था, जिसकी वजह से उसकी उस आदमी से बहसबाजी भी हो जाती है। पर तभी वहाँ पर सैम पहुंचकर उन्हें जांच करवाता है, जिस दौरान वो ड्रग डीलर से बातें करते करते इस बात को समझ चुका था कि फ्रेडी की जान उसने नहीं ली।
अब इसके थोड़ी देर बाद ही सैम ने मेट्रो को अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले पीछे ही टनल में रुकवा दिया था, जहां पर ही वो क्लारा से बेंजी की मां लिया को भेजने के लिए बोलता है और फिर लिया के वहां पर आते ही सैम डॉक्टर के साथ जाकर बेंजी को लिया को दे देता है। यह अभी के समय पर पहली बार था जब सैम ने पैसेंजर्स को अपना इंसानी रूप दिखाया था, इसलिए लिया उसको इमोशनल करते हुए सभी लोगों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सैम इसके लिए मना करके ट्रेन में वापस चला जाता है। उसी वक्त ट्रेन में चढ़ते हुए सैम की तेज नजरों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे फ्रेडी के कातिल के बारे में पता चल चुका था। दरअसल फ्रेडी के मरने वाली जगह पर एक कपड़े के फाइबर पड़े थे और वो फाइबर उसी डॉक्टर के कोट से मैच कर रहे थे जिसके साथ सैम इतनी देर से था। इसका मतलब ही वो डॉक्टर ही फ्रेडी के कातिल और ट्रेन हाईजैक करवाने वाले इंसान की दूसरी साथी थी। इसी वजह से सैम और ऑटो को ये बात पता चल जाती है कि उनका असली दुश्मन कौन है। वहीं ट्रेन के डब्बे में अभी कॉलिन ल्यूकस को उकसाता है कि वो बाकी बच्चों को भी ट्रेन से उतरवाने के लिए सैम से बात करे, पर अभी के लिए सब लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे कि सैम उनकी बात मानने का लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी। इन सभी बातों के बीच में डॉक्टर चुपके से आगे मौजूद एक खाली डब्बे में जाने लग जाती है और उसी वक्त लोको पायलट केबिन के अंदर क्लारा सैम को कॉल करके बताती है कि बिली बस उससे 30 मिनट दूर है। ये सुनने के बाद सैम कॉल को डिस्कनेक्ट करके डॉक्टर के ऊपर नजर रखने लग जाता है जो अपने बैग में कुछ देख रही थी और सैम को समझ में आ चुका था कि उसके बैग के अंदर बॉम्ब को कंट्रोल करने वाला रिमोट है। इसीलिए तब उस रिमोट को देखने के लिए वो ऑटो से अचानक से ट्रेन की स्पीड को बढ़वाता है जिससे रिमोट एक बार को जमीन पर गिरकर सैम की आंखों के सामने भी आ गया था, लेकिन डॉक्टर उसे जल्दी से उठाकर अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गई थी। उस डब्बे में मौजूद यात्री सैम को अकेला समझकर उसको पीटने का प्लान बना रहे थे, जिस बारे में जल्दी ही सैम को भी पता चल जाता है और तभी क्लारा उसको एक बार फिर से बिली के बारे में अपडेट देने के लिए उसको फिर से कॉल करती है, लेकिन फिलहाल के लिए सैम का दिमाग यात्रियों के ऊपर था, इसीलिए वो गुस्से में क्लारा को सुनाते हुए कहता है कि अब बिली के आने के बाद ही मेरे से बात करना। इसके बाद सबको संभालने के लिए सैम ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है जहां पर सारे यात्री सैम से चिढ़े बैठे थे। तब सैम सबको प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें सैम की सारी बातें माननी चाहिए, पर अब तक के लिए एक पैसेंजर का सबर जवाब दे चुका था और अब वो सैम के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब वैसे ये सब असल में सैम का एक प्लान था ताकि वो डॉक्टर के पास जाकर उसके बैग से उस डेटोनेटर को हासिल कर सके। इसीलिए फिलहाल अंधेरे का फायदा उठाकर सैम डेटोनेटर की तरफ छलांग लगाता है, पर किस्मत खराब होने की वजह से उसका निशाना चूक चुका था। अब इससे पहले कि वो संभल पाता तभी एक पैसेंजर सैम को गिराकर उसे दबोच लेता है और फिर सैम को बांधकर उसकी तलाशी लेने पर लोगों को उसके पास से एक मास्टर की और एक पोर्टेबल रेडियो मिलता है। तब उस चाबी का इस्तेमाल करके दो यात्री ड्राइवर के केबिन में घुस जाते हैं और ऑटो को ट्रेन रोकने पर मजबूर कर देते हैं। उस दौरान ऑटो शुरुआत में तो मना कर देता है, पर आखिर में उसे ट्रेन रोकनी ही पड़ती है। आगे जैसे ही कुछ लोग बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं तो सैम कहता है अगर किसी ने भी बाहर कदम रखा तो सब मारे जाएंगे। इस बात का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर सैम के हाथ बंधे हुए थे और उसके पास डेटोनेटर था ही नहीं तो वो बॉम्ब्स को ब्लास्ट कैसे करेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को तो ट्रेन में बॉम्ब होने की बात पर भरोसा भी नहीं हो रहा था, इसीलिए अभी ऑटो एक पैसेंजर को वो सारे बॉम्ब दिखाता है और अच्छे से चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि हर एक डब्बे के नीचे 2-2 बॉम्ब लगे थे और पूरी ट्रेन में लगभग 8 बॉम्ब थे। इधर बैग को सैम के उस छोड़े गए सोडा कैन के पास से एक कार्ड भी मिलता है जो किसी बार का था और वहां जाकर एक नशेड़ी से बात करते हुए जब बैग उसको सैम की फोटो दिखाता है तो उसको पता चलता है कि सैम उस बार में पिछले दिन एक और ब्रिटिश आदमी के साथ बैठा हुआ था और वो आदमी किसी ऑफिसर की तरह लग रहा था। ये बात जानने के बाद बैग तुरंत ही विंटर को इस बारे में बताता है, जो जानने के बाद विंटर को यकीन हो चुका था कि पक्का इस सब में MI6 का भी कोई बंदा शामिल है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर लोग सैम से बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की मांग कर रहे थे, पर सैम बेबस होकर बताता है कि मैं ये नहीं कर सकता और मुझे तो पता भी नहीं है कि इस सब का असली मास्टरमाइंड कौन है। ये सुनने के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाएंगे, जिस पर सैम उन्हें कहता है कि सबकी जान बस तभी बच सकती है जब ये हाईजैक पूरा हो जाए और इस हाईजैक के डर से सरकार बिली को उसके हवाले कर दे। ये बताने के बाद सैम उन्हें अपने बेटे और मार्शा के बारे में भी सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद यात्रियों को एहसास होता है कि सैम के साथ साथ वो भी एक ऐसे खूनी खेल का हिस्सा बन गए थे जिससे बचकर निकलने में सिर्फ सैम ही उनकी मदद कर सकता था। पर इसके बावजूद भी सभी पैसेंजर को सैम के ऊपर भरोसा नहीं हुआ होता और उसी वजह से सैम के हाथ अभी खोले नहीं जाते। तब ट्रेन के अगले स्टेशन के करीब पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत की नजर डॉक्टर के ऊपर पड़ती है, जो बार बार अपने बैग में हाथ डालकर कुछ कर रही थी। इसलिए इस बार वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर शक करते हुए उसका बैग छीनने की कोशिश करती है, जिसमें एक आदमी ने भी उसकी मदद करी थी। पर उन दोनों की इस बेवकूफी भरी चीना झपटी की वजह से ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में लगे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे पूरी ट्रेन के अंदर डर का माहौल बन जाता है। तब जाकर डॉक्टर घबराते हुए बताती है कि वो डिवाइस डेटोनेटर नहीं बल्कि एक टाइमर है, जिसे हर 15 मिनट में हर कैरेज के लिए अलग कोड डालकर रीसेट करना पड़ता है, वरना वो बॉम्ब्स फट जाएंगे। मौत को सामने देखकर डॉक्टर ने कोड बताने शुरू कर दिए थे, पर क्या 15 मिनट का ये वक्त उन्हें मौत के मुंह से निकालने के लिए काफी होगा?
अब इस सब की वजह से एक आदमी ने ट्रेन के ब्रेक को वापस से खींच दिया था, जिससे ट्रेन एक बार फिर से टनल में जाकर रुक जाती है, जिसका इंडिकेशन क्लारा को मिलने पर वो बार बार सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम के बंधे होने की वजह से वो क्लारा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। उसी वजह से विंटर को लगता है कि सैम कोई गड़बड़ करने वाला है, इसीलिए वो बिली को मेट्रो स्टेशन तक लेकर जाने वाले MI6 के ऑफिसर रॉबर्ट लैंग को ऑर्डर देकर बिली को वापस भेजने के लिए कहती है, जिस पर लैंग भी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऐसा ही करने लग गया था। इधर ट्रेन के अंदर सैम सबसे रिक्वेस्ट करता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो उसको खोल दे, जो सुनने के बाद वो लोग सैम को खोल देते हैं और सैम भागते हुए पीछे वाले डब्बे में जाकर वहां मौजूद सभी लोगों से आगे वाले डब्बे में जाने के लिए कहता है, जिस दौरान किस्मत से उसने सभी लोगों को समय पर आगे वाले डब्बों में भेज दिया था, लेकिन उतने में ही वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से सैम तो बेहोश हो गया था और उसके साथ साथ एक बूढ़ी औरत भी घायल हो चुकी थी। अभी धमाके की खबर ने कंट्रोल रूम में बैठे विंटर, क्लारा और एडवर्ड के होश उड़ा दिए थे, इसीलिए विंटर फौरन इमरजेंसी टीम को टनल में भेजने का ऑर्डर देती है। वहीं लंदन में MI6 भी किसी भी हालत में बिली को वापस से लंदन में लाने की तैयारी में थी, इसीलिए डैनियल लंदन की एक जेल में स्टुअर्ट यानी कि उस इंसान के पास जाता है जिसने पिछले सीजन में बिली के कहने पर अपने साथियों के साथ प्लेन को हाईजैक करा था। वहां वो स्टुअर्ट को डराते हुए ट्रेन हाईजैक के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि डैनियल को लग रहा था कि स्टुअर्ट को इन सब चीजों के बारे में पक्का पता होगा, लेकिन स्टुअर्ट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और वहीं ट्रेन के अंदर कुछ मिनट बाद धुएं के बीच में सैम को होश आने पर वो जल्दी से डॉक्टर को अपने साथ लोको पायलट कैबिन में लेकर जाता है, जहां पर वो उस डॉक्टर को धमकाते हुए उससे सारा सच उगलने के लिए कहने लग गया था। इस दौरान वो डॉक्टर अपना नाम जेस बताती है और अभी वो बहुत ही बुरी तरह घबराई हुई थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये धमाका प्लान का हिस्सा नहीं था और इससे वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से नाराज हो जाएगा जिसने ये सब करवाया है। ये सुनकर सैम तुरंत ही उस डॉक्टर को मजबूर करता है कि वो उस आदमी को कॉल करे, क्योंकि सैम पिछले दिन उस आदमी से बार में मिल चुका था, लेकिन उस आदमी ने उसे डॉक्टर के बारे में भनक तक नहीं लगने दी थी। आखिरकार अब डॉक्टर को मजबूरी में सैम की बात मानकर MI6 के उस गद्दार ऑफिसर को कॉल करना ही पड़ता है, जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करवा रहा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बिली को लेकर आने वाला रॉबर्ट लैंग ही था, जिसने अपने पास मौजूद एक रिमोट की मदद से ट्रेन के सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया होता है, क्योंकि बिली को स्टेशन तक लेकर जाने वाले प्लान को कैंसिल कर दिया गया था और लैंग के लिए अब इस हाईजैक का कोई भी मतलब नहीं बचा था। ये जानकर सैम खुद ही लैंग से बात करते हुए उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है और उसे यकीन दिलवाता है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर विंटर को बिली को वापस भेजने के लिए मजबूर कर सकता है। इस पर लैंग मान गया था, पर अगर सैम 5 मिनट में ये काम नहीं कर पाता तो लैंग ट्रेन को तबाह कर देता, जिसके थोड़ी देर बाद लैंग के भेजे हुए हंटर्स मार्शा को भी जान से मार देते। तब कॉल के कट होते ही सैम एक बार वापस से विंटर से बात करता है और उसे धमकी देता है कि तुम फिर से होशियारी करने की कोशिश कर रही हो और अगर तुमने जल्दी ही बिली को वापस नहीं बुलाया तो ट्रेन को तुरंत उड़ा दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद विंटर डरते हुए लैंग को कॉल करके बिली को वापस लाने के लिए कहती है, जिस पर लैंग मानकर बाद में डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि बिली को वापस लाया जा रहा है, जिसका मतलब सब कुछ सही होने की संभावना अभी भी पूरी तरह से बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन में मार्शा जब अपने घर के बाहर निकलती है तो अचानक उसकी नजर उन दोनों शिकारियों के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो समझ गई थी कि पक्का वो दोनों वहां पर कोई गड़बड़ करने के लिए आए हैं। इसी वजह से वो अपने घर में वापस चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद उन दोनों शिकारियों में से एक शिकारी खुद ही अपने हाथ पर कट लगाकर मार्शा के घर में दवाई लगाने के बहाने से जाता है, जो देखकर मार्शा ने उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लिया था। शुरू में तो वो सब कुछ एकदम नॉर्मली कर रही होती है, मगर उसे मौका मिलते ही वो उन दोनों लोगों का ध्यान भटकाती है और जल्दी से जंगल में डैनियल के भेजे हुए हंटर निक के पास जाने लग जाती है। मगर निक की गाड़ी के पास जाकर मार्शा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसकी गाड़ी के ट्रंक के अंदर उसकी लाश पड़ी थी और अभी मार्शा के फोन में सिग्नल भी नहीं थे कि वो डैनियल को कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बता सके। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उससे उन दोनों हंटर के वहां पर आने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद मार्शा पैदल ही जंगल में और अंदर चली गई थी। अब क्या वो इन दोनों हंटर से बच पाएगी? वहीं दूसरी तरफ बर्लिन में विंटर अपना आखिरी दांव खेलती है। उसने बिली को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए बिली को मेट्रो स्टेशन के पास बुला तो लिया था, लेकिन साथ ही उसने स्टेशन पर स्पेशल टीम GSG-9 के काफी सारे शार्प शूटर भी बिठा दिए थे और विंटर का ऑर्डर साफ था कि मौका मिलते ही सैम को जान से मार दिया जाए। दूसरी तरफ बैक अब तक कड़ी से कड़ी मिलाते हुए बॉम्ब बनाने वाले आदमी मार्को की बीवी तक पहुंच चुका था, जिसे थोड़ा सा धमकाने के बाद वो पहले तो मार्को का असली नाम पता करता है और थोड़ी देर बाद मार्को को एक प्लेन से भागने की कोशिश करते हुए ढूंढ निकालता है। इधर सैम के दोस्त ओलिविया को फेबर ने अपने पास बुलाया था, क्योंकि वो भी अपनी टीम में छुपे गद्दार के बारे में जानना चाहता था और साथ ही उसे ये भी समझ में आ चुका था कि बिली के जर्मनी में होने वाली फोटोज को डिलीट करने के बावजूद भी उसी गद्दार ने सैम को वो फोटोज भेजी होंगी।
खैर वहीं जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी तभी सैम विंटर से बात करते हुए कहता है कि स्टेशन पर बिली के अलावा कोई पुलिस वाला या कोई और भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विंटर इस पर दिखावा करने के लिए हाँ तो कह देती है, पर कुछ ही मिनट बाद सैम के पास लैंग कॉल करके उसे विंटर की चाल के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुनने के बाद सैम का दिमाग खराब होने लग गया था, क्योंकि वो स्टेशन इस लाइन का आखिरी स्टेशन था और वहाँ पर से ट्रेन को आगे सिर्फ तभी लेकर जाया जा सकता था जब वो स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन को रोककर नीचे उतर जाएं और पटरी के रास्ते को मैनुअली बदलकर उसे दूसरी लाइन से कनेक्ट कर दें। तब इसके अलावा कोई और रास्ता ना होने पर सैम यही करने का फैसला करता है और पटरी बदलने वाली मशीन के पास आते ही ट्रेन को वहीं पर रुकवा देता है। अभी ट्रेन के रुकते ही विंटर को समझ आ गया था कि शायद सैम को उसकी चाल के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो एक स्पेशल सोल्जर को नाइट विजन पहनाकर धीरे धीरे ट्रेन की तरफ जाने के लिए कहती है, जिस दौरान सोल्जर के पास साफ ऑर्डर्स थे कि वो सैम को देखते ही गोली मार दे। उसी वक्त लिया यानी कि उस बीमार बच्चे की माँ एक पेन ड्राइव लेकर विंटर के पास पहुंच जाती है और वो पेन ड्राइव असल में लोको पायलट केबिन की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसे सैम ने विंटर तक भेजने के लिए बीमार बच्चे बेंजी के कपड़ों में डाल दिया था। उस फुटेज को देखकर विंटर को डॉक्टर के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि फ्रेडी को सैम ने नहीं बल्कि उस डॉक्टर ने जान से मारा था। इधर डॉक्टर अभी के लिए सैम के साथ पट्टी चेंज करवाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वहाँ पर वो सोल्जर पहुंचकर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है, जो देखकर सैम डॉक्टर की गर्दन पर चाकू रखते हुए उसे हॉस्टेज बनाने का दिखावा करता है, जिस दौरान सोल्जर ने साथ साथ में विंटर को डॉक्टर का हुलिया भी बता दिया था। और अभी जैसे ही विंटर उस डॉक्टर के हाईजैकर्स में से एक होने वाली बात को कंफर्म करती है तो सोल्जर तुरंत ही सैम और विंटर की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब एक गोली सैम के हाथ को छूकर डॉक्टर के लग गई थी और तभी सैम पट्टी को चेंज करके डॉक्टर के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और ऑटो से ट्रेन को भगाने के लिए कहता है। उस दौरान गोली लगने की वजह से डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और तभी लैंग उन्हें कॉल करके ट्रेन को टनल में न चलाकर खुले में चलाने के लिए कहता है, क्योंकि सरकार ऐसे हाईजैक के समय में मीडिया वालों या फिर नॉर्मल लोगों के सामने सैम या फिर डॉक्टर को कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब क्योंकि ये बात सच्चाई थी तो ये आइडिया सैम को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था। वहीं लैंग फिलहाल के लिए बिली के पास जाकर उसे कहता है कि ये सब तुम्हें बचाने के लिए हो रहा है, जो बात सुनने के बाद बिली बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन इस बीच लैंग की अजीब हरकतों की वजह से उसके एक साथी को लैंग के ऊपर शक हो जाता है और वो लैंग को उसी वीरान स्टेशन के ऑफिस में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिरकार उसके इतना ज्यादा अजीब बिहेव करने का माजरा क्या है। इससे लैंग समझ चुका था कि वो आदमी उसका पर्दाफाश कर सकता है, इसीलिए लैंग उसको जान से मारने के बाद नॉर्मली बाहर आ जाता है और विंटर के कॉल का वेट करने लगता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि विंटर अब सैम से बात करने के बाद बिली को सैम की बताई गई लोकेशन पर ले जाने के लिए कहेगी। वहीं सैम ने फैसला कर लिया था कि वो ट्रेन को इसी पटरी के आखिरी स्टॉप पर लेकर जाएगा, जहां एक बहुत ही बड़ा जंक यार्ड था और वहां पर मीडिया वाले काफी सारे लोग आने वाले थे। इसीलिए अब वो ऑटो से पुलिस स्पीड में आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर किस्मत खराब होने की वजह से उनकी ट्रेन अभी काफी कम स्पीड से चल रही थी, जिसके बारे में ऑटो बताता है कि ट्रेन का लास्ट डब्बा ब्लास्ट होने के बाद भी ट्रेन से जुड़ा हुआ है और अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें उसे ट्रेन से अलग करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद सैम इसके लिए मान जाता है, जिस काम में डॉक्टर भी उसकी मदद करने वाली थी और थोड़ी ही देर में उन लोगों ने कुछ बटन्स को दबाकर ट्रेन के डब्बों को अलग कर दिया था। लेकिन ट्रेन के डब्बे के थोड़ा सा दूर होते ही ट्रेन की पावर कट हो जाती है, जो असल में विंटर की एक चाल थी ताकि ट्रेन को टनल से बाहर जाने से रोका जा सके। उसी बीच वो अपने काफी सारे सोल्जर को ट्रेन में चढ़वाने के लिए बोलती है, जिस बारे में भी सैम को समझ में आ चुका था और तब काफी देर तक अपना दिमाग चलाने के बाद वो बहुत सारे यात्रियों को सबसे पीछे वाले डब्बों में भेज देता है, क्योंकि सैम का प्लान ये था कि ऐसा करने के बाद वो एक साथ 2 डब्बे अलग करेगा, जिससे पीछे वाले डब्बों में मौजूद लोगों के पास जब सोल्जर्स पहुंचेंगे तो उन लोगों की जान बच जाएगी और बाद में 2 डब्बों के अलग होने की वजह से ट्रेन को ज्यादा स्पीड पकड़ने का मौका मिल जाएगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि विंटर से बात करके ट्रेन में पावर कैसे वापस लाई जाए। अब क्या सैम का प्लान वर्क करेगा? खैर वहीं लंदन के जंगलों में मार्शा मौत से आंख में चोली खेल रही थी, क्योंकि भागने के चक्कर में उसके पैर में चोट लग चुकी थी और साथ ही अब वो दोनों हंटर उसको ढूंढने के लिए अपने साथ शिकारी कुत्ते भी लेकर आ गए थे। उन्हें देखने के बाद मार्शा काफी ज्यादा डर तो गई थी, लेकिन वो हिम्मत न हार के घने पेड़ों के बीच और गहराई में चली जाती है और जल्दी ही उसके फोन में सिग्नल भी आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर उसने डैनियल को इस बारे में कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तब उसकी कंडीशन के बारे में जानने के बाद डैनियल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही मार्शा को बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेज देता है। वहीं अब तक सैम का लोगों को बचाने का प्लान वर्क कर जाता है, जिसके बाद जब वो ट्रेन के डब्बों को अलग करने के लिए डॉक्टर के साथ आगे जाता है तो काफी सारे सोल्जर्स तुरंत ही उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिस दौरान उन्होंने डॉक्टर को शूट करके तुरंत खत्म कर दिया था। अभी वो सैम को जान से मार पाते उससे पहले ही सैम फाइनली विंटर से बात करते हुए उसे सारी सच्चाई बता देता है कि अगर तुम लोग मेरे को मार भी देते हो तब यह हाईजैक नहीं रुकेगा और जो इंसान मुझसे ये सब करवा रहा है वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा।
इस बात पर पहले तो विंटर को भरोसा नहीं होता क्योंकि अचानक से सैम ने अपनी पूरी स्टेटमेंट बदल दी थी। पर तभी विंटर के पास ओलिविया सैम के मोबाइल को लेकर पहुंच जाती है, जो असल में वही फोन था जिसके बारे में होटल स्टाफ को बैग के मार्को के फोन से कॉल करने की वजह से पता चला था। हालांकि उसके अंदर सैम को बिली की फोटो भेजने वाले बंदे का डेटा नहीं होता, लेकिन उसमें सैम की बीवी की एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जिससे थोड़ी देर पहले ही डैनियल ने मार्शा से रिकॉर्ड करवा कर सैम के फोन में भिजवाया था, जिसको सुनने के बाद विंटर तुरंत ही फेबर से भी बात करती है और फेबर भी उससे यही चीज कहता है कि सैम इस प्लान का मास्टरमाइंड नहीं है और उसे सच में मैनिपुलेट करा गया है। ये बात सुनने के बाद विंटर सोल्जर्स को रुकने के लिए कहती है और ट्रेन की पावर को भी ऑन कर दिया जाता है। इससे सैम अब फाइनली उन दोनों डब्बों को अलग करके सोल्जर के सामने ही वहां पर से निकलने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही रुकने का कोई ठिकाना। खैर भी वैसे सैम ने अपनी विलन वाली इमेज को लैंग के सामने भी मेंटेन करके रखा हुआ होता है ताकि यात्रियों की जान बची रहे और असली साजिशकर्ताओं को लगे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। दूसरी तरफ लंदन की जेल में स्टुअर्ट जब अपने सेल में वापस जाता है तो उसके सेल में जाने से पहले ये करप्ट पुलिस ऑफिसर उसको एक मोबाइल फोन दे देती है, जिसके बदले में उस ऑफिसर को स्टुअर्ट से पहले काफी सारे पैसे मिले थे। इवन सच्चाई तो ये थी कि इस ट्रेन हाईजैकिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि स्टुअर्ट का ही हाथ था। असल में पिछले पार्ट में बिली के प्लान की वजह से स्टुअर्ट की मां की मौत हुई थी और प्लेन हाईजैक को फेल करने में और स्टुअर्ट के भाई की मौत में सैम का भी हाथ था। इसीलिए तब से ही स्टुअर्ट को बिली और सैम से बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी थी और अभी वो बिली को बचाना नहीं बल्कि बिली और सैम दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता था। इसके लिए ही उसने लैंग को काफी सारे पैसे देकर ये सारी चीजें अरेंज करवाई होती हैं। और सच्चाई तो ये थी कि सैम के बेटे को भी बिली ने नहीं बल्कि स्टुअर्ट ने खुद ही मरवाया था। अब सवाल ये है कि क्या स्टुअर्ट उन दोनों को साथ में मरवाने में कामयाब हो पाएगा या फिर उससे पहले ही सैम किसी तरह से बचकर उल्टा स्टुअर्ट की ही पुंगी बजा देगा। फिर भी इस बारे में सैम को कुछ भी पता नहीं होता और वो ऑटो के साथ ट्रेन को जंक यार्ड की तरफ लेकर जा रहा होता है कि तभी अचानक से क्लारा सैम से कांटेक्ट करके उसको मार्शा का मैसेज सुनाती है, जिसे सुनकर सैम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर उसे पता चलता है कि अभी भी रेस्क्यू टीम वालों को मार्शा जंगल में कहीं पर भी नहीं मिली थी। ये सुनकर सैम ने तय कर लिया था कि वो जल्दी से जल्दी इस खेल को खत्म करके इसके अंजाम तक लेकर जाएगा। खैर अब तक रात हो जाती है और लंदन के जंगलों को पूरी तरह से छानने के बाद भी रेस्क्यू टीम वालों को मार्शा का कुछ भी अता पता नहीं होता और अब वो फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से वापस जाने लग गए थे। तब उनके जाने के बाद मार्शा उनको वापस बुलाने के लिए अपने घर के पास जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बोनफायर लगा देती है, जिससे रेस्क्यू टीम वालों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता। लेकिन उसी बोनफायर की वजह से उन हंटर को भी मार्शा की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो उसके घर के पास आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन उनके मार्शा को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही वहां पर रेस्क्यू टीम वाले पहुंचकर फाइनली मार्शा को बचा लेते हैं और उन दोनों हंटर्स को हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक उसी पर ट्रेन उस जंकयार्ड के पास पहुंच जाती है, जहां सच में काफी सारे लोग, मीडिया, पुलिस और लैंग के साथ बिली भी मौजूद था। तब पटरी के आखिरी में ट्रेन को रोकने के बाद सैम एक एक करके सभी पैसेंजर को ऑटो के साथ नीचे उतारने लगता है और आखिरी पैसेंजर के उतरने के पहले बिली उसके हवाले करा जाने वाला था, जिसके बाद सैम का काम खत्म हो जाता। उस वक्त ऑटो को सैम को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर सैम उसे तसल्ली देते हुए समझाता है कि आज ऑटो ने वैसे भी कई लोगों की जान बचाई है। ये सुनने के बाद ऑटो वहाँ पर से चला गया था और अब आखिरी बंदे के उतरने के बाद लैंग खुद ही बिली को ट्रेन के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने बिली को ट्रेन के अंदर ही बांध दिया था और अब उसे जल्दी से जल्दी बाहर जाकर बस डेटोनेटर को दबाना था, जिससे सैम और बिली दोनों मर जाते और बाद में सबको लगता कि सैम ने जानबूझकर खुद को बिली के साथ खत्म करा है। दूसरी तरफ तभी फेवर उस मरे हुए ऑफिसर को ढूंढते हुए प्लेटफॉर्म ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां की चीजों को थोड़ा सा छानने के बाद उसे फाइनली उसके टीम में मौजूद असली गद्दार के बारे में पता चल गया था, जिस बारे में वो तुरंत ही विंटर को भी कॉल करके बता देता है। पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लैंग अभी के लिए ट्रेन में ही था। पर अभी जब वो सैम के सामने ट्रेन से नीचे उतरने वाला होता है, तभी अचानक ट्रेन के गेट बंद हो जाते हैं और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में तेजी से भागना शुरू कर देती है। दरअसल ऑटो सैम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसी वजह से वो ट्रेन के अंदर सैम की मदद करने के लिए आया होता है और ये सब असल में सैम की ही एक चाल थी, क्योंकि उसे लैंग के इरादे के बारे में समझ आ गया था, जिसके बारे में उसने ऑटो को भी बताया था। उसी वजह से ऑटो ने जानबूझकर अभी लैंग को ट्रेन के अंदर ही फंसा दिया होता है, क्योंकि जब तक वो ट्रेन में रहता तब तक वो ट्रेन को किसी भी हालत में ब्लास्ट नहीं होने देता। अब वैसे अब तक बिली ने सैम के सामने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि उसके बेटे को मरवाने वाला इंसान बिली नहीं बल्कि लैंग खुद है, जिसने ही स्टुअर्ट से काफी सारे पैसे लेकर ये काम करा होगा। इस बात को सुनने के बाद सैम गुस्से में लैंग से लड़ाई करना शुरू कर देता है
जिस दौरान ऑटो ट्रेन को वापस से टनल में लेकर आ गया था। और अभी जब वो सैम को लैंग से हारते हुए देखता है तो वो सैम के कहने पर झटके से ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है, जिसके बावजूद सैम खुद को संभाल नहीं पाया था और लैंग उसको बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए डेटोनेटर लेकर ट्रेन के नीचे चला गया था। अभी सैम के उठने से पहले ही लैंग जैसे तैसे पास के स्टेशन में पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां जाते ही उसने ट्रेन ब्लास्ट कर दी थी। इससे स्टेशन में बैठे ओलिविया और विंटर काफी ज्यादा डर गए थे, पर किस्मत से ऑटो और सैम सही टाइम पर ट्रेन से सही सलामत बाहर आ चुके थे। लेकिन उन दोनों के जिंदा होने के बारे में अभी लैंग को कुछ भी पता नहीं होता। फिलहाल वो तुरंत ही स्टुअर्ट को कॉल करके उसे बिली और सैम दोनों के मरने के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद भी स्टुअर्ट उसके ऊपर गुस्सा करने लग गया था, क्योंकि स्टुअर्ट ने उसे मना करा था कि लैंग कभी भी उसे खुद से कॉल ना करे। तब लैंग उसको बताता है कि उसकी सच्चाई के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है और अभी उसे बचने का रास्ता चाहिए। मगर स्टुअर्ट के उसको कुछ बताने से पहले ही वही होता है जिसका स्टुअर्ट को डर था। स्टुअर्ट के फोन के बारे में सीसीटीवी पर नजर रख रहे एक दूसरे ऑफिसर को पता चल गया था, जो डैनियल और अपने साथियों के साथ उसके सेल में आकर स्टुअर्ट को बुरी तरह से पकड़ लेता है और शायद जल्दी ही अब उसे कोई तो बहुत ही खतरनाक सजा मिलने वाली थी। वहीं सैम और ऑटो अभी तक स्टेशन के पास पहुंचकर लैंग के पीछे लग जाते हैं, जो देखने के बाद तो लैंग के होश उड़ चुके थे और अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। तब सैम उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है, जिस दौरान लैंग अपने आप को बचाने के लिए सीधा रोड पर ही आ गया था। मगर तभी वहां पर फेबर पहुंचकर अपने ईमानदार ऑफिसर्स के साथ लैंग को घेर लेता है, जिस दौरान वो लैंग को सरेंडर करने के लिए कह रहा था, लेकिन लैंग ऐसा नहीं करता। इससे मजबूरन फेबर के साथियों को उसे शूट करके खत्म करना पड़ता है, जिसके साथ ही आखिरकार ये खूनी खेल खत्म होता है। अभी के लिए सारे यात्री सुरक्षित थे, शहर की ट्रेन फिर से पटरी पर लौट आई थी और सबसे बड़ी बात, सैम और मार्शा इस मौत के जाल से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे। तब सैम फाइनली मार्शा को कॉल करके उससे बात करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लोग राइट हैंड साइड पर आ रही मेरी एक और वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप लोग इस कहानी को पहले ही देख चुके हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही दूसरी वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।